Hello everyone. In this video, we are going to talk about electric field. होता क्या है मतलब effectively when you hear of the term like field, what exactly do you get by the thing? So field basically, like in literal meaning, is a region, like एक बड़ा सा area, something in that way. In the similar manner, when we talk about field in physics, we want to define a region or we want to associate it with a region in which there are different physical quantities which may be varying, which may be constant, surrounded by it. I'll give you an example. Imagine the room in which you are sitting right now. Do you think that the temperature in the room, like at each and every location precisely, is same or is it different? अगर आप फैन या एसी के पास रखोगे तो फिर वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, उससे अगर आप दूर होगे तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, कॉर्नर में शायद कम होगा, सेंटर में ज़्यादा होगा, मतलब थिंग्स लाइक दैट कि एक पर्टिकुलर रूम के अंदर अगर एक ही लोकेशन के एक ही रूम के बारे में बात कर रहे हैं, सो उस रूम में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टेम्परेचर होगा. सो आई कैन सी दैट देर इज अ टेम्परेचर फील्ड अराउंड द पर्टिकुलर रूम और वहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए एक टेम्परेचर की वैल्यू है कि यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 10.1 है, यहाँ पे 10.05 है, यहाँ पे समथिंग लाइक दैट. ये एक पर्टिकुलर फील्ड है विच हम कहते हैं टेम्परेचर फील्ड. या पूरे रूम में प्रेशर, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्रेशर्स होंगे. प्रेशर विल बी लाइक सम एरिया, सम रीजन्स विल बी ह्यूमिड, सम रीजन्स विल बी लेस ह्यूमिड. सो प्रेशर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे. सो पूरे रीजन में डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट प्रेशर भी होगा. दैट इज अ प्रेशर फील्ड. मतलब आई कैन से दैट कि इस एंटायर रूम के अंदर या जिस भी रूम में आप हो उसके अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे हर एक पॉइंट पे एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड है. वो जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, जब मैं वो पूरे रीजन के लिए डिफाइन कर देता हूँ तो वो उसकी फील्ड हो जाती है. जब मैं टेम्परेचर के लिए डिफाइन करता हूँ तो आई कॉल इट एज अ टेम्परेचर फील्ड. जब मैं प्रेशर के लिए डिफाइन करता हूँ तो आई कॉल इट एज अ प्रेशर फील्ड. बट दीज टू आर स्केलर फील्ड्स. स्केलर मतलब मुझे सिर्फ नंबर की ज़रूरत है कि मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 10.1 है, यहाँ पे 10.5 है. दिस इज व्हाट वी कॉल स्केलर फील्ड. जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करता हूँ, सो व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक चार्ज रखता हूँ तो ये जो पर्टिकुलर चार्ज है, सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस होंगे उन चार्जेस के ऊपर ये पर्टिकुलर चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा. मतलब इस चार्ज का अपना एक रीजन है जो ये रीजन बनाएगा कि ये बाकी चार्जेस को कहीं ना कुछ वे से इन्फ्लुएंस करेगा. तो वो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी अलग अलग जगह पे अलग होगी. जो चार्ज इसके करीब होगा, मतलब द चार्ज विच इज क्लोजर टू इट will obviously feel a stronger impact of this particular charge, but a charge which is farther away from it is not going to feel any kind of, or will be feeling less impact because of this particular charge. So what exactly I'm trying to say that because of this particular charge, in the atmosphere at every point a field is associated or an electrical influence is associated. That electrical influence is basically what we call as electric field. But this field will have a direction. That means at every point in the room now, I cannot simply define that, okay, fine, field at this point is this. I will have to also point out that field at this point is this and in this direction. So that means the direction is also associated, because यहाँ पे जब मैं चार्ज रखूंगा तो उसको अलग इन्फ्लुएंस करेगा, उतने ही डिस्टेंस पे जब मैं यहाँ चार्ज रखूंगा तो उसको अलग इन्फ्लुएंस करेगा. यहाँ वाले को इधर पुश करेगा, यहाँ वाले को उधर पुश करेगा, एंड सो ऑन. Different cases. So what exactly we are talking about here, we are considering something called vector field. Like पूरे रूम में हर एक जगह पे एक स्मॉल वेक्टर डिनोट होगा. वो वेक्टर वहाँ पे उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा. इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है. सो बेसिकली एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस बनता है, वो इन्फ्लुएंस वो पर्टिकुलर रीजन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. हम इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं. हम टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सेम वे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं कि इम्पैक्ट है कितना. सो विल बी यूजिंग द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैलकुलेट दिस, कैलकुलेट दैट. But by saying the term electric field, we mean electric field intensity. That is what exactly is the value or the magnitude of the field. So let's dig into it a little. If we talk about like a small charge, let's say a small charge here somewhere. इस चार्ज के बारे में अगर मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के सामने अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करता हूँ तो यहाँ जब मैं एक दूसरा चार्ज प्लेस करूँगा तो ये चार्ज इसे पुश करेगा. यहाँ जब मैं एक दूसरा चार्ज प्लेस करूँगा तो ये इसे इधर पुश करेगा. यहाँ प्लेस करूँगा तो इधर पुश करेगा. मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे अगर डिफरेंट चार्जेस को प्लेस किया जाएगा, यहाँ पुश करूँगा तो ऊपर की तरफ पुश करेगा, प्लेस करूँगा तो सो उसकी वजह से बाकी चार्जेस इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो हम कहते हैं कि इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है.
बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर चार्ज. तो वी डिफाइन इट एज समथिंग कॉल्ड, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ चार्ज q, और इस q से r डिस्टेंस दूर अगर मुझे फील्ड डिफाइन करना है तो हम डिफाइन करते हैं कि एट पॉइंट p जो फील्ड होगी, दैट फील्ड विल बी डिफाइन एज E r. When I'm saying the term r, that means we are talking about at the position vector r. It is not multiplication. E as a function of r. So it is given as 1 over 4 pi epsilon naught q over r square. That is the distance. R यहाँ पे magnitude है और direction होगी उसकी r cap. That means we are going to talk about कि यहाँ पे हमने एक particular, इस पे जो force लगेगा वो कुछ इस direction में लगेगा, इसका जो influence होगा वो इस direction में होगा. ये electric field intensity है. कैसे निकालते हैं, क्या डेफिनेशन होगी, क्या करना है? तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज q एट अ पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. अगर इस पॉइंट पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इमेजिन लाइक ऐसा है कि ये q चार्ज है, इस q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस अपार्ट क्या फील्ड होगी. तो इमेजिन कि अगर मैं इस r डिस्टेंस अपार्ट एक चार्ज प्लेस करता हूँ, तो इस चार्ज पे मान लो ये चार्ज मैंने यहाँ पे प्लेस किया q डैश, तो इस q डैश पे कितना फोर्स होगा, इस पे जो फोर्स होगा वो होगा 1 over 4 pi epsilon naught q डैश बाय r स्क्वायर. ये फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा, ये इस तरफ पुश कर रहा होगा अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लेके चलता हूँ तो. लेकिन ये तो फोर्स हो गया. फील्ड हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, वो उसका इम्पैक्ट है. सो q डैश से उसको डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड. तो इफेक्टिवली मेरे पास आ जाएगा 1 over 4 pi epsilon naught q by r square, which is the value here. एंड r कैप रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. जैसे अभी तक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है जिसमें आप x y z कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हो, ऐसे ही होता है रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या विच वी से दैट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर. तो इसमें हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं जो कि किसी भी पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ बाहर की तरफ निकल रहा होता है, उसे हम r कैप कहते हैं. तो अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ कहीं पे भी एक दूसरा चार्ज प्लेस करूंगा तो वो हमेशा बाहर की तरफ पुश हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो डायरेक्शन आर कैप है. अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन माइनस आर कैप होती, अंदर की तरफ. आर कैप मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन, माइनस आर कैप मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन. डेफिनेशन कहती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे ध्यान देना. ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ टेस्ट चार्ज. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड क्या है, ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली अ टेस्ट चार्ज इज. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मान लो कि मुझे इस q चार्ज की वजह से यहाँ से r डिस्टेंस दूर फील्ड कैलकुलेट करनी है. दिस इज द डिस्टेंस r और आई कैन से दैट r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है इसका यहाँ पे. तो फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करनी है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, फील्ड का मतलब ये मेरे पास चार्ज है, मुझे रूम में यहाँ पे फील्ड पता करनी है, तो मेरे पास बाकी अभी कुछ नहीं है. तो क्या किया जाता है, इमेजिन किया जाता है कि इमेजिन a small positive charge, a very small positive charge has been placed at this point. आप उस पर फोर्स निकालो और उस पर जो फोर्स होगा उस फोर्स को पर यूनिट चार्ज, जब आप यूनिटरी चार्ज के बारे में कैलकुलेट करोगे कि यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता, तो वो पर्टिकुलर फोर्स फील्ड कहलाती है, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज फील्ड कहलाएगी. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे मुझे एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ही क्यों रखना है, बड़ा क्यों नहीं रख सकते, जब डिवाइड ही तो करना है तो क्यू नॉट से तो कोई मतलब आ नहीं रहा. समझने की कोशिश करना. जब मैं एक चार्ज यहाँ पे प्लेस करूँगा, कोई भी दूसरा चार्ज प्लेस करूँगा, तो इस चार्ज की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो इसके ही फील्ड को इन्फ्लुएंस कर दे, वो इसके ही फील्ड को इन्फ्लुएंस कर दे. कहने का मतलब अगर यहाँ पे मैं कोई बड़ा चार्ज प्लेस करूँगा तो इस चार्ज की भी तो ये कैपेबिलिटी है कि वो इस चार्ज के फील्ड को, मतलब इस चार्ज को पुश कर दे, इस चार्ज को इसकी लोकेशन से ही हटा दे, या इस चार्ज की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा था उस इम्पैक्ट को चेंज कर दे. सो आई हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो चार्ज प्लेस किया गया है वो नेग्लिजिबल है, उसको उसकी वजह से इस पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तभी मैं इसकी एक्चुअल फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ. डेली सिनेरियो में अगर आपको समझना है तो गिव यू अनदर एग्जांपल. मान लो कि आपको किसी एम्प्लॉय के बारे में चेक करना है कि वो एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आप एक सरप्राइज विजिट दोगे, या मतलब सरप्राइज विजिट दोगे वहाँ पे, तभी उस एम्प्लॉय का एक्चुअल बिहेवियर आपको समझ आएगा, ना कि अगर आप उसे पहले से बता दो कि अच्छा फाइन द बॉस इज अबाउट टू रीच यू और अबाउट टू कम एंड देन ही विल चेक ऑन यू. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द बॉस इज ऑफ अ हायर ऑर्डर, सो ही दैट पर्टिकुलर बॉस का आना विल इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय.
will change the behavior of the employee. But if the employee will think कि वो कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है जिसकी वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसका बिहेवियर एज यूजुअल रहेगा जैसा कि पहले था। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चार्ज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये चार्ज ऐसा नहीं होना चाहिए जो चार्ज इसके खुद के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दे। इट शुड बी दैट स्ट्रॉन्ग। दैट इज वाई इस चार्ज को हमेशा नेग्लिजिबल रखा जाता है और इसीलिए इसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है, अ स्मॉल नेग्लिजिबल चार्ज। मतलब जब भी मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस क्यू चार्ज की वजह से मैं यहाँ पे एक प्लेस करूँगा एक टेस्ट चार्ज, लेट्स से क्यू नॉट कहते हैं उसे। इस चार्ज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये नेग्लिजिबल है, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं हम फॉर सिंप्लिसिटी, पॉजिटिव नेचर का है। नेग्लिजिबल इसलिए है क्योंकि ये इसको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। हम इस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे क्यू नॉट पे, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो इफेक्टिवली आर कैप। ये तो आया फोर्स। फील्ड कितनी होगी, तो हम फील्ड डिफाइन करेंगे E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि क्यू नॉट। बट आई हैव टू मेक श्योर मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करूँगा जिसे हम कहते हैं लिमिट्स। 11th में पढ़ा होगा आपने, क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। मतलब क्यू नॉट बहुत 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 छोटा है, वो कैपिटल क्यू को यानी कि जो ओरिजिनल चार्ज था उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा F बाई क्यू नॉट। जब डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। आपसे पूछा जाएगा कि लिमिट की सिग्निफिकेंस क्या है। सो लिमिट का सिग्निफिकेंस यही है कि जो क्यू नॉट की वैल्यू इतनी छोटी होनी चाहिए कि इफेक्टिवली वो ओरिजिनल चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को इम्पैक्ट ना करे। मतलब चार चार्जेस की वजह से आपको फील्ड कैलकुलेट करना था, आप वहाँ पे एक इतना बड़ा चार्ज ले आए कि उसने उन चारों चार्जेस को धक्का दे दिया, तो उन चार की वजह से तो फील्ड निकलेगा ही नहीं ना। इफेक्टिवली आप वहाँ पे एक ऐसा चार्ज लेके आओ जिसका इन चारों को पता भी ना चले कि अच्छा वहाँ पे एक नया चार्ज आया है, और आप उस पर फोर्स निकाल लो उसकी वजह से और उससे उसको डिवाइड कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। एनीवे, जो क्यू नॉट है यानी कि जो टेस्ट चार्ज हम प्लेस करते हैं उसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो आप देखोगे तो फील्ड के एक्सप्रेशन में भी कहीं नहीं आ रहा। तो सीधी सीधी भाषा में अगर आपसे कहा जाए तो नॉर्मल सी चीज़ ये है कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन था Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहाँ अब वो दूसरा चार्ज है ही नहीं, सिर्फ Q बाय आर स्क्वायर बच गया। दिस इज फील्ड 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर आर कैप। फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाएगा। मान लो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, यहाँ पे कुछ है नहीं। दो तरीके हैं, आप एक चार्ज इमेजिन करो, फोर्स निकालो, उसको डिवाइड करो। दूसरा तरीका आपको पता ही है, उसको डिवाइड करने से वो कैंसिल ही होना है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इमेजिन करते हुए कि यहाँ पे जो फील्ड होगी वो होगी 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस जो भी है d स्क्वायर, और डायरेक्शन उस तरफ है ही, तो डायरेक्शन जो भी अगर उस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो आर कैप और वट एवर। So this is what we call as field. Physical significance again, हर पॉइंट पे मुझे पता चल जाता है कि इतनी स्ट्रेंथ होगी, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि इस पॉइंट पे अगर मैं इतना चार्ज रखूंगा। समझो कि मान लो कि जैसे एक रूम है, इस रूम के अंदर यहाँ पे फील्ड, ये कोई चार्ज था, यहाँ पे फील्ड 5 है इमेजिन, तो ये 5 मुझे अब यूनिट पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स दे रहा है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फोर्स लेके, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ जिसपे चार्ज है 15, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, 5 यूनिट पे फोर्स है, तो 15 पे कितना फोर्स लगेगा, 15 × 5 इफेक्टिवली 75 न्यूटन। इफेक्टिवली मुझे यूनिट का पता चल गया, तो अब चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, मुझे उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि मुझे सिंपली उससे मल्टीप्लाई करना है। फील्ड से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा इफेक्टिवली। सेम चीज जैसा फोर्सेज में कूलम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, वहाँ था फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। द फील्ड जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी वजह से सबका सम ही आपको लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है कि Q1 Q2 Q3 Q4 ये 4 फोर्सेस थे, और इनकी वजह से मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी थी। ध्यान देना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है। किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकाली जा सकती है इन चारों की वजह से। तो इस पॉइंट पे जब फील्ड निकालनी थी तो मैं इमेजिन करूंगा अपने मन में कि मैंने यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा, और जब मैंने यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा तो इस क्यू नॉट चार्ज को ये वाला Q1 इधर धक्का देगा E1, Q3 ऊपर धक्का देगा, Q2 इस तरफ धक्का देगा और Q4 इस तरफ धक्का देगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर एक भी नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और इस पे जो पर्टिकुलर, अब इसका मुझे नेट रिजल्ट निकालना है, तो जो E1 E2 E3 E4 है इन सब का वेक्टर सम। आप पहले E1 E2 को सॉल्व कर लो, उससे जो रिजल्ट आएगा फिर उसको इससे E3 से सॉल्व करो, फिर उससे जो रिजल्ट आएगा उसको E4 से सॉल्व करो, आपको नेट वैल्यू मिल जाएगी। ये E नेट है।
द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे वहाँ पे नेट फोर्स निकालते थे, यहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। दूसरा एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर वैल्यूज हों। इमेजिन लाइक यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक चार्ज -4Q है, और इनके बीच में एक सेपरेशन D है, और मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है। लेट्स इमेजिन मुझे P पॉइंट पे फील्ड निकालनी है जो कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर है। लेट्स से ये तीनों एक लाइन में है, ये तीनों के तीनों एक ही पर्टिकुलर लाइन में है। ओके, तो अब P पे कुछ नहीं है, जो P जहाँ पे मुझे फील्ड निकालनी होगी वहाँ कुछ नहीं होगा, तो वहाँ मैं इमेजिन करूँगा मैंने एक Q0 रख दिया जो कि पॉजिटिव चार्ज है। इस -4Q की वजह से उस Q0 को इस तरफ धक्का मिलेगा, मतलब वो खींचेगा उसको -4Q, तो इसको हम नाम देते हैं E1, फील्ड ड्यू टू -4Q। और Q की वजह से उस तरफ कुछ मिलेगा, तो इसकी वजह से हम कहते हैं E2। E1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी आपको वेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्शन अगर मार्क कर सकते हो तो फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? x²। दिस इज E1। E2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज Q, डिस्टेंस कितना है? d+x का होल स्क्वायर। अगर आप चेक करो तो E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, तो E2 में डिनोमिनेटर बड़ा है, E1 में डिनोमिनेटर छोटा है। E1 में न्यूमरेटर बड़ा है, E2 में न्यूमरेटर छोटा है। तो इफेक्टिवली जब इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू कम है। इसका न्यूमरेटर भी बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इफेक्टिवली इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब E1 E2 से बड़ा है। तो नेट फील्ड कितनी होगी? E नेट, E1 माइनस E2। ये तो है जब आप स्केलरली सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि नेट रिजल्ट आएगा इस तरफ, क्योंकि E1 बड़ा है, E नेट। एक इधर 15 न्यूटन लग रहा है, इधर 5 न्यूटन लग रहा है, तो नेट इधर ही आएगा ना 10 न्यूटन। आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप पहले ही डायरेक्शन के साथ लेके चलो। ई नेट इज इक्वल्स टू, ई नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब E1 इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, मान लो मैं इसे x डायरेक्शन कहता हूँ, तो इस तरफ है, तो E1 को आप लिख सकते हो माइनस आई कैप, जो भी वैल्यू है, E1 का मैग्नीट्यूड जो भी है माइनस आई कैप, और फिर E2 का मैग्नीट्यूड जो भी है, यहाँ पे मैंने वेक्टर हटा दिया, ध्यान रखना, प्लस आई कैप। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अपने आप ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, और अपने आप डायरेक्शन माइनस आई कैप आ जाएगी। जब अपने आप माइनस आई कैप रिजल्ट आ जाएगा तो इफेक्टिवली आपको वैल्यू मिल जाएगी कि नेट रिजल्ट E1 माइनस E2 है माइनस आई कैप डायरेक्शन में। सो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, इधर यू वांट टू यूज द एंटायर वेक्टर थिंग, यू कैन यूज पूरा वेक्टर के टर्म में, यू कैन यूज स्केलर के टर्म में, डायग्राम का यूज करके, दैट्स अप टू यू। We'll be discussing problems based on this. Again, फील्ड सेम फोर्स की तरह बिहेव करती है। जो सारे क्वेश्चन फोर्सेज में बन सकते हैं वो एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन फील्ड्स में बनाए जा सकते हैं, एग्जैक्टली सेम। फर्क बस इतना होगा कि वहाँ पे चार्जेस रखे होंगे, उस वहाँ पे चार्ज पे फोर्स पूछा जाएगा, यहाँ पॉइंट पे फील्ड पूछी जाएगी, दैट्स इट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आवर ब्रेन थिंक्स इन पिक्चर्स। हमारा ब्रेन, जो हमारा जो दिमाग है, दैट ऑलवेज थिंक्स इन पिक्चर्स, इमेजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू दैट क्लोज योर आइज एंड डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, so the first thing which you will start thinking about is an elephant. The reason is because जब मैं कहता हूँ don't think about an elephant, so don't think about, इसकी कोई इमेज नहीं बनती, बट जैसे ही मैं एलिफेंट की बात करता हूँ तो एलिफेंट की इमेज बनना शुरू हो जाती है माइंड में। सो दैट इज वाई मेरे दिमाग में एलिफेंट आता है। सो हमारा जो दिमाग है, आवर ब्रेन एग्जैक्टली थिंक्स, और आवर ब्रेन थिंक्स इन इमेजेस। दैट्स वाई हमें मूवीज की स्टोरीज याद रहती हैं, बट हम किताब पढ़ते हैं, इमेजिन नहीं कर पाते, तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती। दैट इज वाई विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ वे टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इज द वे टू विजुअलाइज कि उस चार्ज के चारों तरफ ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है जिसकी वजह से एक इन्फ्लुएंस आ रहा है। इमेजिन लाइक आपके पास ऐसे ग्लासेस हो जिसकी वजह से आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में क्या वेव्स चल रही हैं, कैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन आ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, वो सब कुछ अगर आपको दिख रहा होता, तो यू कुड हैव अंडरस्टूड द थिंग्स मोर, लाइक ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आता कि अच्छा ठीक है, वो मुझे कॉल कर रहा है तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होकर मेरी तरफ आ रही है। सो द थिंग इज, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखता, बट वो बहुत क्योटिक होता, क्योंकि मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वेव्स से आप चारों तरफ से घिरे हुए। सो व्हेन वी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ताकि हमें उसको विजुअलाइज करने में आसानी हो। अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑफ अ चार्ज, ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस और एनीथिंग।
पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में माइकल फैराडे ने बताया था. ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट. Around 1791 to 1867 he was there, and he talked about so many things. We'll discuss later about Faraday's effect and electromagnetic induction. That is one thing जिसकी वजह से आज के टाइम पे पूरा मतलब जब जो भी कुछ आपके चारों तरफ है इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल से रिलेटेड, वो सब कुछ EMI की वजह से चलता है. So it was a great invention of that time. So we'll talk about electric field lines. What are these? These are pictorial representation or a method to visualize the electric field intensity around a particular system or a system of charges. Okay, let's try to think of in that way. There is this one charge plus Q. यहाँ पे हम point charge के बारे में बात कर रहे हैं. This is the point charge plus Q. Now इस plus Q की वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से यहाँ पे भी एक फील्ड होगी, यहाँ पे भी फील्ड होगी, यहाँ पे भी फील्ड होगी, यहाँ पे भी फील्ड होगी और चारों तरफ होगी. सो इट्स थ्री डायमेंशनली ऑल डायरेक्शंस में वो बाहर की तरफ निकल रहा है. इमेजिन लाइक एक बॉल लिया, उस पर आपने पिंस मारने शुरू कर दिए, तो समथिंग लाइक दिस इन 3D ऑल डायरेक्शंस में वो पर्टिकुलर फील्ड मूव कर रहा है. अब ये वेक्टर फील्ड है, ध्यान रखना, ये वेक्टर फील्ड है. मतलब चार्ज के पास उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब वेक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी. चार्ज से थोड़ा सा दूर वेक्टर की लेंथ थोड़ी कम होगी, और दूर वेक्टर की लेंथ और कम होगी, और दूर वेक्टर की लेंथ और कम होगी, एंड इट गोज ऑन लाइक दिस. और धीरे 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 जब वो इन्फिनिटी यानी बहुत दूर के डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो क्लोज टू जीरो हो जाएगी. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ रहा है और फील्ड उसको कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है तो इसलिए वेक्टर की लेंथ बड़ी है, यहाँ पे फील्ड कम है इसलिए वेक्टर की लेंथ छोटी है. नाउ नॉर्मली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इतना वेक्टर का ध्यान नहीं देते और हम इसे कॉन्टिन्यूस फील्ड कहते हैं, बट एक्चुअल में ये फील्ड डिस्क्रीट होती है. आप लेटर अगर फिजिक्स में परस्यू करते हो तो आपको क्वांटम में समझ आएगा दैट ये डिस्क्रीट फील्ड होती है. इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वे ऑलवेज, बट इन NCERT एंड अदर बुक्स यू विल फाइंड इट लाइक दिस वे कि ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे होती है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड. इन ऑल डायरेक्शंस इट इज पॉइंटिंग आउट दिस वे, रेडियली आउटवर्ड. और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, इट विल अट्रैक्ट इट रेडियली इनवर्ड. और यू कैन सिंपली से दैट कि पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड एमिनेट होती है, निकलती है और वो नेगेटिव की तरफ जाती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहीं होगा तब वो फील्ड उस तरफ जा रही है. मतलब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही है. अगर आसपास कोई नेगेटिव नहीं है तो इट विल गो ऑन इन द स्ट्रेट डायरेक्शन टिल इन्फिनिटी. अगर उसे कहीं नेगेटिव मिल गया तो वो सिंपली उसके अंदर मूव कर जाएगी. नेगेटिव में पॉजिटिव से फील्ड आती है कहीं से, सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं यहाँ पे जो डायरेक्शन है जनरली फील्ड की वो रिप्रेजेंट की जाती है प्लस आर कैप के फॉर्म में, और यहाँ रिप्रेजेंट की जाती है माइनस आर कैप के फॉर्म में. सेम चीज़ यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी. दूसरा तरीका है स्ट्रेंथ को समझने का, जहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास है वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर है वहाँ पे स्ट्रेंथ कम है. वो और दूर होती चली जाएंगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा. तो ये आइसोलेटेड चार्ज हो गया. अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्जेस है, तो इन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड ऐसे जाना चाहती है चारों तरफ, इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड ऐसे जाना चाहती है चारों तरफ. जब मैं दोनों को पास ले आऊँगा तो ये फील्ड आपस में इंट्रैक्ट करेंगी और दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास नहीं जाना और इस पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास नहीं जाना. पॉजिटिव इज इन द सीक, इन द सर्च ऑफ नेगेटिव. पॉजिटिव इज सीकिंग नेगेटिव. नेगेटिव मिला नहीं तो फिर वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, नहीं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर देंगे. सो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. क्यों इंटरफेयर नहीं करते हैं अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ जब वो इस तरफ मूव करेगा तो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज उनकी वजह से फील्ड जनरेट हो रही है कुछ ऐसे, और फिर ये दोनों एक दूसरे को एक रिपल्शन रिप्रेजेंट कर रही है. मतलब यहाँ पे कोई फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू चार्जेस. अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो सिचुएशन बहुत आसान हो जाती है. पॉजिटिव से निकले और नेगेटिव की तरफ एंटर कर गए, पॉजिटिव से निकले नेगेटिव की तरफ एंटर कर गए. और ये जो इधर की तरफ से पॉजिटिव से निकलेंगे, यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन गलत दी हुई है, इट्स अ मिस्टेक. ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे ये डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, ये डायरेक्शन ऐसे होगी आउटवर्ड. इधर से भी फील्ड निकल रही होंगी बाहर की तरफ, और फिर ये कोई बहुत बड़ा चक्कर काट के, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव से फील्ड निकली नेगेटिव की तरफ चली गई, इधर से निकली नेगेटिव की तरफ चली गई, इधर से भी ये चारों तरफ ऐसे निकल रही है. कुछ ऐसी सिचुएशन है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस क्यू माइनस क्यू. पॉजिटिव से निकली नेगेटिव की तरफ चली गई, पॉजिटिव से निकली ऐसे कुछ ही हो रहा है.
ये 2D नहीं है, रिमेंबर इट्स अ 3 डायमेंशनल सिस्टम। मतलब अगर मैं इसे ऐसे यहाँ पे होल्ड करता हूँ तो ये ऐसे है, और मैं इसे घुमा सकता हूँ, इसीलिए इसे कहा जाता है इसमें एक्सियल सिमेट्री होती है, चारों तरफ घुमा सकते हो तो एक्सियल सिमेट्री है। फर्दर ये ऐसे चला जाएगा और इधर से भी ऐसे हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव से तो अभी भी निकल ही रही होगी और नेगेटिव की तरफ जा ही रही होगी। मतलब ये बेसिकली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला कहीं से घूम के आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस उसकी तरफ मूव करेगा। एनीवे, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके यार, इट्स अ रियली गुड एनिमेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे आपको फील्ड का 3 डायमेंशनल व्यू रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। इफ यू कैन सी इट, इमेजिन दिस एज अ पॉजिटिव चार्ज समवेयर हेयर, और फिर ये यहाँ पे छोटे 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 वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं विच इज़ इन 3 डायमेंशनल व्यू। और वेक्टर्स की लेंथ पे भी ध्यान देना कि वेक्टर्स की लेंथ यहाँ ज़्यादा है विच इज़ क्लोज टू द चार्ज, और जैसे जैसे वो दूर हो रहा है वेक्टर्स की लेंथ कम होती चली जा रही है। दिस इज द एक्चुअल फील्ड। इट्स 3 डायमेंशनल मॉडलिंग। You can see, look how beautiful it is, like or originated, like how beautifully it is arranged in a manner around, कि आपने यहाँ पे एक चार्ज रखा है और फिर इस चार्ज की वजह से चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हुआ है। ये ध्यान रखना, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ऐसा नहीं है कि मैं लेंस लगा के इसे देख सकता हूँ, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यू कैन थिंक ऑफ दैट यहाँ पे हो क्या रहा है, दीज आर द फील्ड्स। यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है क्योंकि वेक्टर की लेंथ ज़्यादा है, और ये चार्ज के पास है। यहाँ पे फील्ड थोड़ी कम हो गई, यहाँ पे फील्ड और कम हो गई, एंड सो ऑन, इट गोज दैट वे। और फिर धीरे धीरे वेक्टर की लेंथ चली गई। ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है चारों तरफ। ये सिंगल चार्ज है पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव होगा तो एरोज पलट जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। इसे ही हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन अ कॉन्टिन्यूअस वे। You can think of that this is the way we represent the electric field lines. Okay, if now it is a situation that we have two charges. Now it is the situation that we have two charges, a system of charges. Now I don't know whether both the charges are positive or negative. Let's assume like ये positive ही होंगे, तो उसकी वजह से अभी field देखना कैसी बनेगी. Okay, it is a representation of the field. You can think of like, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो फिर ये पॉजिटिव से अपार्ट जा रहा है, यहाँ पे भी इस पॉजिटिव से अपार्ट जा रहा है, और फिर ये सारी फील्ड्स एक दूसरे से अपार्ट जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये फील्ड लाइंस अपार्ट जा रही हैं, दूर अवे जा रही हैं। सेम वे यहाँ पे फील्ड लाइंस अवे जा रही हैं, तो ये अवे जाते जाते ये एक कर्व सा कुछ ऐसा फॉर्म कर लेता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इट विल शो यू समवेयर। You can think, see, this is the structure, and the field lines are not intersecting each other. ये 3 dimensionally, एक पीछे एक आगे की तरफ है, so don't think that they are intersecting. They are not intersecting with each other. And the point which is exactly in the center somewhere here, वहाँ पे field 0 है, मतलब present ही नहीं है. There is no field present at that point. It's a damn good representation. Now maybe they'll show, yeah, now they're showing like one positive and one negative. Now what will happen, that the positive, the field lines will emerge and it will enter into the negative side. You can see here again, this is the negative, negative में enter कर रही हैं, ये positive से निकल रही है, तो positive से जितने भी arrows हैं वो सारे away जा रहे हैं, और नेगेटिव में जो भी एरोज हैं वो एंटर की तरफ एंटर कर रहे हैं। सी, दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी आई वाज सेइंग दैट ये एक्सियल सिमेट्रिक होता है, वो वाला भी एक्सियल सिमेट्रिक होता है जो इससे पिछला था। इसे आप चारों तरफ अगर घुमा दोगे, लाइक समथिंग लाइक इसे होल्ड करके इस तरफ घुमाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चारों तरफ से सेम है। दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सियल सिमेट्रिक, कि एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिक है।
Okay, this video has been taken from this animation for physics and astronomy. Moving further, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इट्स इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. बहुत कुछ तो समझ आ गया होगा अब तक कि क्या क्या हैं, बट फिर भी लेट्स कंसीडर सम मोर. मतलब डेफिनेशन वाइज कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है. सो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. आर इमेजिनरी लाइंस, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ हमारे लिए बनाई गई हैं ताकि हम विजुअलाइज कर पाएँ कि क्या हो रहा है. A unit positive charge placed in the electric field line tends to follow a path along the field line if it is free to do so. मतलब अगर एक चार्ज को हम प्लेस कर देंगे, जैसा कि मतलब अभी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर दिखा रही थी कि एक चार्ज को प्लेस करेंगे तो चार्ज फील्ड लाइंस के अलोंग जाने की कोशिश करता है. नॉट नेसेसरी जाएगा, बट वो अलोंग जाने की कोशिश करता है अगर वो रेस्ट पे था तो, फ्री है तो. अगर वो ऑलरेडी किसी फोर्स पे है तो उसका नेट फोर्स निकलेगा वगैरह वगैरह. A unit positive charge placed in the electric field lines tends to follow a path. The electric lines of force emanate from a positive charge and terminate in the negative charge that we have discussed. The tangent to an electric field line at any point gives the direction of the electric field. Basically, किसी भी पॉइंट पे जब आप फील्ड प्लॉट करते हो तो उस फील्ड पे जो आप टेंजेंट बना दो तो वो जो टेंजेंट है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगा. जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि मान लो फील्ड ऐसे थी तो यहाँ पे डायरेक्शन होगी उसका टेंजेंट. टेंजेंट मतलब अ लाइन विच इज टचिंग टू द कर्व एंड गोइंग थ्रू. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती. कि अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इमेजिन, तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट्स बन सकते हैं जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी. मतलब या तो इधर और या इधर. और जब दो टेंजेंट्स बन सकते हैं तो इसका मतलब दो डायरेक्शंस होंगी उस पॉइंट पे फील्ड की. मतलब उस पॉइंट पे जब मैं चार्ज रखूंगा तो उधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है. ये अनसर्टेनिटी नहीं होती, दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती. सो दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल. वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. ये उसी का एक्सप्लेनेशन है शायद जो मैंने अभी बताया. या एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स. जब मैं फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता हूँ तो उनके बीच में सडन ब्रेक्स नहीं हो सकते. मतलब मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. इट वोंट गो लाइक दिस. वो पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव में जाएंगे और कॉन्टिन्यूसली जाएंगे. दीज आर कंटिन्यूस कर्व्स. क्योंकि अगर सडन ब्रेक्स होते तो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करता हूँ तो जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ जाता, फिर यहाँ तो फील्ड ही नहीं है तो उसे यहाँ से यहाँ जंप करना चाहिए, लेकिन वो जंप नहीं करता है. मतलब ऐसा नहीं होता. चार्ज मूव्स कॉन्टिन्यूसली. तो अदरवाइज अगर ब्रेक्स होते तो फिर वो जंप करता करता जाता, हॉप हॉप हॉप, समथिंग इन दिस सिचुएशन. तो दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया आईआईटी में. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज कर्व नहीं बना सकते. नॉट नेसेसरी ऐसा ही, कैसा भी क्लोज नहीं बना सकते. क्लोज कर्व नहीं बनाया जा सकता बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई. बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जब हम बात करते हैं तो वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं. तो वो जब पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी तो मतलब वो अगर क्लोज कर्व बना रही है तो मतलब जहाँ से निकली वो उसी में एंटर कर रही है. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पॉजिटिव से निकले और पॉजिटिव में ही एंटर कर जाए. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है. हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. मतलब जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तब उनकी वजह से जो फील्ड बनती है वो क्लोज कर्व नहीं बना सकती, क्योंकि वो कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है. कंजर्वेटिव इन नेचर मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड कंजर्वेटिव फोर्सेज वर्क डन जीरो. दैट इज द सिचुएशन. ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है. बट जो इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव इन नेचर नहीं होता. मतलब जब चार्ज मोशन में होगा तो उसकी वजह से जो फील्ड बनेगी, एक्सेलरेटेड मोशन में जब होगा तो उसकी वजह से जो फील्ड बनेगी वो फील्ड इफेक्टिवली क्लोज लूप फॉर्म कर सकती है. सो दैट इज वाई जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूँ तो वो क्लोज लूप बना सकती है. जब मैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक में दोनों आ गए, इलेक्ट्रोडायनेमिक भी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, लेकिन जब मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता हूँ तो वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकती. इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है. विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स on electric field and electric forces, that is Coulomb force and electric field. दोनों पे हम कंबाइनली कुछ केसेस डिस्कस करेंगे. इसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखना कि अभी तक हम जो भी केसेस डिस्कस कर रहे थे उन सब में हमने पॉइंट चार्जेस के बारे में बात की है. लेकिन डे टू डे सिनेरियो में पॉइंट चार्ज नहीं होता. जब मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रब करता हूँ तो वो चार्ज पूरी लाइन पे, पूरे पेन पे फैल जाता है. तो वो चार्ज एक कॉन्टिन्यूस चार्ज है. यहाँ पे हर जगह चार्ज है.
तो जब मैं इसकी वजह से यहाँ पे मान लो कि फील्ड निकाल रहा हूँ तो मैं डिस्टेंस कौन सा लूँगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या? तो जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये होती है रियल लाइफ सिचुएशन। ये जो पॉइंट चार्जेस थे ये इससे ही बनेगा, बट कैसे बनेगा तो विल हैव टू यूज सम कैलकुलस, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद डिफरेंट सिचुएशंस डिस्कस करेंगे, लाइक अ रिंग, हाफ रिंग, स्फेयर, हेमीस्फेयर। इनकी वजह से आप फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अगर ये चार्ज हैं तो। ये सब सीबीएसई में इतने नहीं आते हैं, शायद रिंग आ भी जाए, बट हाफ रिंग वगैरह नहीं आते हैं, बट स्टिल विल बी डिस्कसिंग बिकॉज एज वी आर कंसिडरिंग लाइक द एंटायर थिंग, जो भी है कुछ मिस नहीं होना चाहिए। Anyway, if you think that this video can help anybody, please share it. Have a good day. Enjoy. Thanks for watching.